दूसरा तरह का एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1926 में न्यूमोनिया डिजीज़ फैलाने वाले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के अंदर पर रिसर्च के दौरान बताया था। उन्होंने बताया था कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो होता है एस स्ट्रेन, जो कि वायरुलेंट स्ट्रेन होती है। उसमें पॉलीसेकेराइड के द्वारा जो पॉलीसेकेराइड का एक कैप्सूल होता है, उससे जो बैक्टीरिया की सरफेस होती है वो स्मूथ होती है और चमकदार होती है। ये वायरुलेंट होता है, मतलब इसे यदि कोई भी माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, माउस के अंदर, तो वो मर जाएगा क्योंकि उसको न्यूमोनिया डिजीज़ हो जाएगी। एक दूसरा स्ट्रेन बताया था उन्होंने, रफ स्ट्रेन, जिसमें कि वो जो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ जो कैप्सूल होता है वो एब्सेंट होता है। इससे इसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ही रफ़ होती है, इसलिए इसको रफ स्ट्रेन भी कहते हैं। और ये नॉन वायरुलेंट होता है, मतलब यदि ये इंजेक्ट कराएंगे तो वो माउस की डेथ नहीं होगी। तो इसमें यही बताया गया है कि जो एस फॉर्म होती है वो अलग अलग पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल्स के कारण इनको जो स्ट्रेन होती है उनको डिवाइड किया जाता है। एस वाली स्ट्रेन को S1, S2, S3 ऐसे, S1, S2, S3, S4 स्ट्रेन। और जो कैप्सूल में पॉलीसेकेराइड की प्रेजेंस और एब्सेंस जो होती है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है 1928 में जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन को में ये देखा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है या आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये किससे पता चलता है? फ्रेडरिक के ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 4 स्टेप में किया। उन्होंने जब R2 स्ट्रेन को माउस में एंटर करवाया, इंजेक्ट कराया, तो उसको न्यूमोनिया डिजीज़ नहीं हुई R2 को। फिर S3 को कराया तो न्यूमोनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई। अब जब S3 को 60 डिग्री पे गर्म किया और फिर इंजेक्ट कराया तो न्यूमोनिया होना था वैसे S3 में, लेकिन उसमें न्यूमोनिया नहीं हुआ। फिर R2 को उन्होंने ऐसे ही स्टीम दिया और फिर S3 के साथ उन्होंने मिक्स करके उसको इंजेक्ट कराया, R2 को और S3 के जो हीटेड मटेरियल थे उनको मिक्स कराया, क्योंकि S3 के जो हीटेड थे वो तो न्यूमोनिया पैदा नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इसके साथ जब उन्होंने R2 स्ट्रेन के जीन्स को इंजेक्ट कराया तो उन्होंने देखा कि चूहों में न्यूमोनिया हो गया और उनकी डेथ भी हो गई। तो फिर जब डेड चूहा था, जो माउस था, उसके बैक्टीरिया को सेपरेट किया तो उन्होंने देखा कि जो हीटेड S3 की प्रेजेंस में कुछ R2 स्ट्रेन जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वायरुलेंट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को उन्होंने ग्रिफिथ इफेक्ट ये बताया या फिर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बताया। मतलब उन्होंने जो डेड S स्ट्रेन था उसको जब लिविंग R स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट कराया तो माउस की डेथ हो गई। मतलब कि जो S जो कि डेड था फिर भी उसके जो जीन्स थे वो लिविंग R में चले गए, और ड्यू टू दिस लिविंग R क्या हो गया? वायरुलेंट हो गया और माउस एक्सपायर हो गया। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन के क्या प्रोसेस होता है। एक जो डोनर बैक्टीरिया होता है यदि डाइज होने के बाद भी वो डिग्रेड हो जाता है तो उसका डीएनए फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो होते हैं डेड डोनर बैक्टीरिया के वो बाइंड हो जाते हैं डीएनए से जो कि लिविंग रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उससे। इस तरीके से अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया,
किसके अंदर, लिविंग रेसिपिएंट में। और ये जो डीएनए ये स्ट्रेन जो हो गई बैक्टीरिया की, ये पहले तो नॉन वायरुलेंट थी, लेकिन वायरुलेंट स्ट्रेन का डीएनए आने के कारण ये भी वायरुलेंट हो गई। और जब इसको डाला जाता है किसी भी माउस के अंदर तो वो भी क्या हो गया, डेथ हो गई उसकी। तो इस तरीके से 1944 में एवरी मैक्लियोड और मैककार्थी ने इस एक्सपेरिमेंट में एक केमिकल को सेपरेट किया और ये था डीएनए। और उन्होंने बताया था कि न्यूमोकोकस के जो स्ट्रेन 2 को अलग अलग बैक्टीरियल कल्चर मीडियम में यदि ग्रो कराते हैं और फिर उसको कैप्सुलेटेड S3 के साथ कल्चर कराते हैं तो R2 के अंदर भी S3 वाले डीएनए पाए गए। तो वो कहाँ से हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन से। जो हमने अभी ये स्टेप्स पढ़े हैं इस प्रोसेस से वो डीएनए उसमें आ गया। इसके और एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस न्यूमोनी में, बेसिलस सबटिलिस में और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी पर भी किए गए। अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो